वेलकम टू राशि ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर गुड। एक बार सभी बच्चे कनेक्ट हो जाएं, वीडियो ऑन कर लें अपना। ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, ठीक है, सभी आ गए। सुनिए बच्चों, तो कल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था फर्टिलाइजेशन को। तो फर्टिलाइजेशन के बाद आज जो हम बात करेंगे बेटा, वो बात करेंगे इम्प्लांटेशन की। इम्प्लांटेशन। बोलो बच्चों, आज हम किसकी बात करने वाले हैं? वी आर डिस्कसिंग टुडे अबाउट इम्प्लांटेशन। और आज हम जो बात करेंगे वो बेटा इम्प्लांटेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन क्या होता है और कैसे होता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, ठीक है, इसमें इम्प्लांटेशन की बात जब होती है तो इम्प्लांटेशन और इसके अंदर डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले बच्चों याद करो कि जब फैलोपियन ट्यूब में सबसे पहली एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको कहते हैं क्लीवेज। बोलो क्या कहेंगे बच्चों? क्लीवेज नहीं, सॉरी, क्लीवेज एक प्रोसीजर होगा जो किस में होगा बच्चों? जाइगोटिक सेल में। कौन सी सेल में होगा क्लीवेज बच्चों? जाइगोटिक सेल में। ठीक है, जाइगोट। तो क्लीवेज कहां होगा बच्चों? जाइगोट में होगा। ठीक है बात। अब जाइगोट कैसी सेल है? जाइगोट एक 2n सेल है। क्यों है जाइगोट? देखो बच्चों, आप लोगों ने सुना है कि जब मेल स्पर्म यानी हैप्लॉइड स्पर्म और फीमेल गैमेट यानी ओवम। तो एक तो बेटा क्या है? मेल स्पर्म, और एक क्या है बच्चों यहां पर? फीमेल गैमेट यानी ओवम। तो अगर हम इन दोनों चीजों को समझें, देखें, तो जो मेल स्पर्म है और जो फीमेल गैमेट ओवम है, इन दोनों के फ्यूजन के साथ जो सबसे पहले बनता है वो क्या बनता है बच्चों? जाइगोट बनता है। और जाइगोट एक कैसी सेल है? डिप्लॉइड सेल है, 2n सेल है। क्लियर है बच्चों? जाइगोट इज ए डिप्लॉइड सेल और एक 2n सेल है। ह्यूमन बीइंग्स में अगर हम देखेंगे बच्चों तो हैप्लॉइड सेल्स होती हैं और एक होती है बच्चों डिप्लॉइड सेल्स होती है। क्लियर है बात? तो इसको कैसे समझें अपन, किस तरह से समझने की कोशिश करें। तो क्लीवेज कहाँ से कैसे होता है, तो इसको देखो बच्चों। तो क्लीवेज मेल स्पर्म और फीमेल
गैमीट के मिलने के साथ में जायगोट सेल का फॉर्मेशन होता है। अब हम यहाँ से क्या देखें आगे की तरफ समझो, तो वो डेवलपमेंट कैसे होगा, उनके अंदर क्लीवेज प्रोसेस कैसे शुरू होगी, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो बच्चों, देखो आप लोगों ने देखा था कि सबसे पहले जब जायगोट के ओवम के अंदर, जब ओवम था, उस ओवम में खुद का न्यूक्लियस तो पहले से था बच्चों, और उसमें एक मेल प्रोन्यूक्लियाई एंटर कर लेता है। उसके पास खुद का न्यूक्लियस एक तो था ही, और उसके पास एक मेल प्रोन्यूक्लियाई एंटर कर लेता है। तो इनके अंदर मेल प्रोन्यूक्लियाई आ गया और खुद का न्यूक्लियस प्रेजेंट है ही बच्चों। तो यहां पर क्या होता है, देखो, तो देखो मेल प्रोन्यूक्लियाई और खुद का न्यूक्लियस आ गया। तो इसके अंदर आप लोग देखोगे कि क्या होता है बच्चों, तो यहां पर हम लोगों ने देखा था कि एक तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है। क्या होता है बच्चों? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। तो जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है वो एक यहां रहता है और एक वाला पार्ट यहां आ जाता है। तो ये दोनों जो गैमीट्स हैं, वो जो दोनों गैमीट्स हैं बच्चों, वो बीच में फ्यूज हो जाते हैं, एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं। और जब ये फ्यूज हो जाते हैं तो इसको हम क्या कह देते हैं बेटा? जायगोट। क्या कह देते हैं बच्चों? जायगोट। अब ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल से इस तरफ स्पिंडल फाइबर्स बनने लगते हैं। याद करो सेल डिवीजन, सर स्पिंडल फाइबर्स बनने लगते हैं। तो जायगोटिक सेल डिवाइड होती है माइटोसिस से। जायगोटिक सेल्स किससे डिवाइड होती है बच्चों? माइटोसिस से। माइटोसिस से। तो जायगोटिक सेल लगती है बच्चों माइटोसिस, यानी माइटोसिस होता है जायगोट सेल के अंदर। किसके अंदर होता है बेटा? जायगोट सेल के अंदर। तो उसमें एक जायगोटिक सेल से दो सेल्स बन जाती है, एक और दो। तो इसको कहते हैं बच्चों टू सेल्ड स्टेज। सभी याद रखें, टू सेल्ड स्टेज। बोलो इसको क्या कहेंगे बच्चों? इसे कहेंगे टू सेल्ड स्टेज। क्लियर है बात यहां तक की? आगे फिर ये टू सेल्ड आगे डिवाइड होती है बच्चों, और फिर ये माइटोसिस करती है। फिर ये माइटोसिस करती है। तो इस दो सेल से कितने सेल्स बन जाते हैं बच्चों? 4 सेल्स। 1 2 3 और 4। तो बताओ 1 2 3 4। साइज सेम है बच्चा, नंबर बढ़ता जा रहा है। इस माइटोसिस में क्या हो रहा है? साइज सेम है लेकिन नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। तो टू सेल्ड से कितने सेल्ड स्टेज बच्चा? 4 सेल्ड स्टेज। बोलो बच्चों, टू सेल्ड स्टेज से कितने सेल्ड स्टेज गया बच्चों? 4 सेल्ड स्टेज। ठीक है। अब मुझे बताओ ये माइटोसिस लगातार होता रहेगा? बिल्कुल होता रहेगा। तो इस माइटोसिस के होने को, जब ये माइटोसिस 8 सेल से 16 सेल के बीच आ जाता है, तो देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 और 16। तो देखो बच्चों ये 16 सेल्स के फॉर्म में यहां आ गया।
तो ये हमें एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। बोलो बच्चों कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है? एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर। तो मैं लिख सकता हूं 8 to 16 सेल्ड स्टेज। बताओ सही है ना? आराम से सब सुन रहे हो, समझ भी तो आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? सभी एक बार अपना वीडियो ऑन कर ले बेटा, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके जीतू कांत, ठीक है बच्चों। अब यहां से आगे क्या करने वाले हैं सुनिए बच्चों। 8 to 16 सेल्ड स्टेज बन चुके हैं। तो जब ये 8 to 16 सेल्ड स्टेज बना है, इसे कहते हैं मोरूला। बोलो बच्चों क्या कहेंगे उसको? मोरूला। 8 to 16 स्टेज क्या कहलाता है? मोरूला। तो क्या बस सर इतनी सेल्स बनती है? नहीं बेटा, एक सिंगल सेल माइटोसिस करते हुए हजारों करोड़ों सेल्स बना लेती है, जिससे हमारा फॉर्मेशन होता है। लेकिन शुरुआत हमारी कहां से हुई थी? जायगोट सेल से। किससे हुआ बच्चों? जायगोट सेल से। तो मोरूला स्टेज आ गया। मोरूला स्टेज के बाद हम क्या देखते हैं बच्चों कि इस स्टेज के अंदर, एक बार आप यहां तक का बना लिए हैं मोरूला स्टेज तक का, कि बेटा जायगोट से 2 सेल्ड स्टेज बना, 2 से 4 सेल्ड, 4 से 8 to 16 सेल्ड स्टेज बना। इतना क्लियर है ना बच्चों? ठीक है। अब क्या होगा, या क्या करना होगा बच्चों समझो। ठीक है, जायगोट से 2 सेल्ड, 2 सेल्ड से 4 सेल्ड और 4 से 8 to 16 सेल्ड स्टेज यानी मोरूला का फॉर्मेशन यहां पर हुआ। अब हमें क्या करना है बच्चों? आगे समझते हैं इस चीज को। आगे क्या करना है देखो, यहां जो मोरूला होता है वो मोरूला अब आगे ग्रोथ करेगा। तो जब मोरूला आगे ग्रोथ करेगा तो वो कैसे ग्रोथ करेगा? देखो सुनो बच्चों, मोरूला कैसे ग्रोथ करता है। तो मोरूला के अंदर सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि उसके सराउंडिंग एक लेयर बन जाती है सेल्स की। इस लेयर को क्या कहते हैं बच्चों? इट विल बी कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। बोलो इस लेयर को क्या कहा जाएगा बच्चों? ट्रोफोब्लास्ट लेयर। ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर है। इस ट्रोफोब्लास्ट लेयर के अंदर हम देखें तो बेटा यहां पर क्या होगा? सबसे पहले प्रॉब्लम कि ये अंदर की तरफ कुछ सेल्स हैं, तो ये यहां आकर के इकट्ठी हो गई हैं। देखो बच्चों, ये सब सेल्स यहां आकर के मर्ज हो गई हैं एक तरह से। ठीक है, मर्ज हो गई। ठीक है, ये मर्ज हो। तो जब ये यहां आकर के मर्ज हो गई है तो इन सेल्स को क्या कहा जाएगा? देखो बेटा अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लेयर को, आउटर लेयर को क्या कह रहा हूं? ट्रोफोब्लास्ट। लिख लो बच्चों, ट्रोफोब्लास्ट कह रहे हैं अपन इसको। आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट यहां पर, और ये वाली सेल्स कहलाती है बेटा ICM। क्या कहलाएंगी? ICM, जिसका पूरा मतलब होता है इनर सेल मास। बोलो बच्चों क्या है? दिस इज इनर सेल मास। इसे हम क्या कहेंगे? ICM। इतना क्लियर है बच्चों? तो देखो
यहां से सबसे पहले आप लोग देखोगे तो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है। ट्रोफोब्लास्ट लेयर में आप देखते हो ICM, इनर सेल मास। तो इनर सेल मास का मतलब बेटा जो सेल्स अंदर प्रेजेंट हैं वो सेल्स आगे जाकर के और प्रोलिफरेट होंगी और कुछ ऑर्गन्स को बनाएंगी। इन्हें सबसे पहले हम ICM कहते हैं। और थोड़ा सा इसके बारे में बता सकूं तो जीतू हम इन्हें स्टेम सेल्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? इसको हम स्टेम सेल भी कह सकते हैं, बिकॉज दे कैन जर्मिनेट होल बॉडी। ये पूरा शरीर बना देंगी। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, तीनों तरह के आपके जर्मिनल लेयर्स बन जाएंगे और उन जर्मिनल लेयर्स के बन जाने के बाद आपकी पूरी बॉडी को बनाया जा सकता है। इतना क्लियर है ना बच्चों? ठीक है, तो यहां पर क्या बना है? इनर सेल मास ICM, स्टेम सेल है। दे कैन फॉर्म, लिख लो, दे कैन फॉर्म होल बॉडी। They can form होल बॉडी, कि ये धीरे धीरे अपना पूरा शरीर बना सकते हैं, हमारे पूरे शरीर को बना सकते हैं, ये हमारे पूरी बॉडी को बना सकते हैं। उन्हें हम ICM या स्टेम सेल्स कहते हैं। इतना क्लियर है ना? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, समझ में आ गई ये वाली चीजें। अब हमें क्या करना है बच्चों, इससे समझते हैं कि ये स्ट्रक्चर इम्प्लांट कैसे होगा। इस स्ट्रक्चर को मदर के यूट्रस में इम्प्लांटेशन कैसे किया जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो समझते हैं, आओ। तो देखो, सबसे पहले मैं इसे हटाता हूं और अब हम आते हैं इम्प्लांटेशन की तरफ। देखिए बच्चों, अब समझो बच्चों। सो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ व्हाट वी कैंट रीजनरेट एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी आफ्टर कटिंग। सलोनी क्या कहना चाह रहे हो बेटा? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ व्हाट वी कांट रीजनरेट एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी आफ्टर कटिंग। बेटा हमारे अंदर एक जो रीजनरेशन पावर होती है सलोनी, हमारे अंदर जो रीजनरेशन पावर होती है वो दो तरह की होती है। एक तो होती है बेटा एपीमॉर्फिक और एक होती है मॉर्फोलैक्सिस। तो एपीमॉर्फिक में क्या होता है? लिजार्ड कैन रीजनरेट टेल, बिल्कुल सही है। एपीमॉर्फिक का मतलब होता है कि केवल आप अपनी बॉडी का कोई छोटा सा पार्ट ही वापस रीजनरेट कर सकते हो, जबकि मॉर्फोलैक्सिक रीजनरेशन में हम पूरा बॉडी बना सकते हैं। जैसे स्पंज अपनी एक सेल से नया स्पंज बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे आप लोगों ने स्टारफिश की कोई आर्म अगर कट जाए तो वो वापस से रीजनरेट हो सकती है। ह्यूमन बींग्स में आप लोग देखते हो कि आपकी स्किन अगर डैमेज हो जाए तो वो वापस रीजनरेट हो जाती है, लेकिन अब क्या हाथ या पैर को काट दिया जाए तो वो वापस नहीं आ सकता, बिकॉज वी हैव लिमिटिंग रीजनरेशन पावर। हमारे पास कैसी रीजनरेशन पावर है बच्चों? लिमिटिंग। हाँ, लिजर्ड के पास ऐसी पावर है कि वो अपने टेल को वापस रीजनरेट कर लेती है। कुछ फ्रॉग ऐसे हैं जो अपने लिम्ब्स को काट लेते हैं कई बार एक्सीडेंटली, और फिर बाद में वो वापस से रीजनरेट हो जाते हैं। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ रीजनरेशन। किसका पार्ट है बच्चों? ये रीजनरेशन का। हम वहां बात करेंगे। ओके सलोनी, क्लियर? चलिए, अब इसके साथ अगर हम समझे बच्चों, ह्यूमन बीइंग्स में इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे शुरू होगा। तो देखो, याद करो बच्चों, ये था मदर का यूट्रस। क्लियर है ना बात? क्या था बच्चों? ये मदर का यूट्रस, और यहां था फैलोपियन ट्यूब, है ना, और ये था आपका वेजाइना, यहां पर भी फैलोपियन ट्यूब,
यहाँ भी फैलोपियन ट्यूब, और ये है बच्चों वैजाइना। अब सुनो, अब याद करो बच्चों कि सर ये जो मोरूला है, आईसीएम है, ये कुछ स्टेजेस देखो ऐसे समझो, यहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ था, दिस इज पार्ट कॉल्ड इज एम्पुला। यस, क्या था ये? एम्पुला। तो मैं अगर छोटा छोटा समझाना चाहूं तो यहां पर ही तो पहले एक जाइगोट था, फिर वो 2 सेल्ड में कन्वर्ट हुआ, फिर 2 से कितने में कन्वर्ट हुआ भाई? 4 में। तो यानी ये जाइगोट ही तो चल रहा है ना ऐसा। तो जाइगोट अभी कितने दिनों तक फैलोपियन ट्यूब में रहता है? 7 दिनों तक, 7 डेज। कितने दिनों तक रहता है बच्चों? 7 डेज। 7 दिनों तक जो फर्टिलाइज एग होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। आफ्टर 7 डेज के बाद इस एग को, आफ्टर 7 डेज के बाद इस एग को भेज दिया जाता है यूट्रस की तरफ। कहां भेज दिया जाता है बच्चों? यूट्रस। सर कौन लेकर जाएगा? याद करो हमने पढ़ा था इसके अंदर कुछ फिम्ब्रीज होते हैं, ठीक है, वो फिम्ब्रीज हिलते रहते हैं, तो इसके साथ ही ओवम क्या करता रहता है? रोटेट होता रहता है। तो ये यहां पे आएगा। तो मुझे बताओ बच्चा, यूट्रस या वॉम्ब के पास भी तो वॉल्व होगी ना? यूट्रस या वॉम्ब के पास भी तो वॉल होगी ना? यस जीतू, होगी या नहीं होगी? होगी। तो देखो याद करो, यूट्रस के पास 3 वॉल होती हैं, 3, यहां लिख देता हूं, जो ओवरी जैसे ही होती है, यूट्रस वॉल। पहली पेरीमीट्रियम, पेरीमीट्रियम, दूसरी मायोमीट्रियम, और तीसरी एंडोमीट्रियम। लो बच्चों, पहली कौन सी है? पेरीमीट्रियम, दूसरी कौन सी है? मायोमीट्रियम, और तीसरी कौन सी है बच्चों? एंडोमीट्रियम। हाउ मेनी लेयर्स? हेयर प्रेजेंट 3 लेयर्स, आउटर पेरीमीट्रियम, मिडल मायोमीट्रियम एंड इनर इज एंडोमीट्रियम। ओके बच्चों, 3 लेयर्स हैं। तो दिस इज आउटर लेयर, आउटर लेयर, दिस इज मिडल लेयर, और दिस इज इनर लेयर। पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम और एंडोमीट्रियम। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब यहां से अगर हम देखें सबसे आगे, तो मुझे बताओ ये सबसे अंदर वाली अगर लेयर है तो क्या मैं इसे एंडोमीट्रियम वॉल्व नहीं कह सकता हूं? दिस इज एंडोमीट्रियम वॉल्व, एंडोमीट्रियम वॉल्व। सभी बच्चे बताएं, ये सबसे अंदर वाली वॉल है बच्चों, और जो अंदर वाली वॉल है उसको हम क्या कह रहे हैं? एंडोमीट्रियम वॉल। क्या कह रहे हैं जीतकांत? अपन इसको एंडोमीट्रियम वॉल कह रहे हैं। क्लियर है बात यहां तक? अब आगे समझो। तो सर ये एंडोमीट्रियम वॉल है, इतना मुझे समझ में आ गया। अब इस एंडोमीट्रियम वॉल को अगर हम समझे तो ये एंडोमीट्रियम वॉल से ही तो एम्ब्रियो आकर के कनेक्ट होना चाहिए ना? यस या नो? यस। तो मुझे बताओ 7 डेज के बाद, पहले तो एक बात समझो, एंडोमीट्रियम वॉल को मेंटेन कौन करता है? उसे बनाता कौन है? कैन यू गिव मी आंसर? Who is responsible for endometrium wall maintenance?
उसका मेंटेनेंस कौन करता है? बताइए, दिखा कौन बता सकता है जल्दी? हे गाइस बताओ। एनीवन कैन टेल मी? एस्ट्रोजन। वेरी गुड जीतू, वेरी गुड, वेरी गुड। और सोच लो एक बार एक बार और सोच लो, कौन करता है जीतू? आपने एस्ट्रोजन आंसर दिया है। चलिए और कोई बताओ। जीतू कांत ने एस्ट्रोजन आंसर दिया है। दिस इज नॉट गुड बट प्रोजेस्टेरोन। अब सही है बेटा। अभी मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? एक डिफरेंट मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पढ़ाऊंगा। तो उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम डिस्कस करेंगे, यशवंत ने बिल्कुल सही किया है, प्रोजेस्टेरोन। उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम समझेंगे कि एस्ट्रोजन की फंक्शनिंग कैसे होती है और प्रोजेस्टेरोन की फंक्शनिंग कैसे होती है। तो अभी इतना याद रख लो ना, मैं यहां लिख देता हूं। एस्ट्रोजन रेस्पॉन्सिबल है एग के लिए। इसको जिम्मेदारी दी गई है एग की। एस्ट्रोजन को जिम्मेदारी दी गई है एग की। ओके बच्चों। और प्रोजेस्टेरोन को जिम्मेदारी दी गई है यूट्रस की। बोलो बच्चों, प्रोजेस्टेरोन को किसकी जिम्मेदारी दी गई है? यूट्रस की। भाई मैं फर्टिलाइज हो चुका हूं, एग बोल रहा है, तुम जाकर मेरे घर की साफ सफाई करो, उसमें थोड़ी सजावट वजावट करो। तो जो साफ सफाई और जो सजावट का काम है वो किसकी ठेकेदारी में होने वाला है? प्रोजेस्टेरोन की में। किसकी में होने वाला है बच्चों? प्रोजेस्टेरोन की में। तो प्रोजेस्टेरोन मेंटेन द यूट्रस वॉल। तो प्रोजेस्टेरोन ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए बच्चों? किसके लिए? उसके इम्प्लांटेशन के लिए, उसको मेंटेनेंस करने के लिए। अब आओ आगे। अब सर ये वाला मोरूला बन गया था और उसके बाद में यहां ये इसके साथ कनेक्ट हो गया और कनेक्ट होने के बाद इसके ऊपर की एक लेयर ये एक एडहेसिव की तरह काम करती है। अगर ये लेयर ही नहीं होगी तो एग बेटा कभी भी यूट्रस के साथ चिपक नहीं पाएगा, उसकी वॉल के अंदर घुस नहीं पाएगा। तो उस वॉल के अंदर घुसने के लिए कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है बच्चों? इट इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। इतना तो याद रखो। इसकी लेयर को मैं क्या कह रहा हूं बच्चों? ट्रोफोब्लास्ट। अगर आपसे कोई पूछे यूट्रस की कौन सी लेयर? एंडोमेट्रियम। और ओवम की कौन सी लेयर? जाइगोट की कौन सी लेयर? तो आप कह सकते हो बच्चों ट्रोफोब्लास्ट लेयर। कौन सी लेयर बच्चों? ट्रोफोब्लास्ट। क्लियर है ना? समझ में आ रही है वाली बात? अब क्या होगा? ये ट्रोफोब्लास्ट और ये अपना बड़ा क्लोज कनेक्शन बना लेंगी, बड़ा ही क्लोज कनेक्शन बना लेगी। ठीक है बच्चों? भाई जिसके साथ जुड़ो तो अच्छे से जुड़ो ना। तो ये अपना एक क्लोज कनेक्शन बना लेगी और क्लोज कनेक्शन बनाने के बाद देखो बच्चों, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो फिर एक ऐसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। दिस इज एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो है बच्चों। अब ये कब तक रहेगा? टिल बर्थ तक। जब तक जन्म नहीं होता तब तक ये भैया ऐसे ही लटका रहेगा। ठीक है? ये एम्ब्रियो है। ये एम्ब्रियो है। क्लियर है बात बच्चों? ये एम्ब्रियो है। अब ये क्या करने वाला है सुनो। अब ट्रोफोब्लास्ट हाईली कॉइल्ड हो जाएगी एंडोमेट्रियम लेयर के साथ और एक क्लोज्ड कनेक्शन बना लेंगी। उसको हम क्या कह देंगे? दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा।
प्लेसेंटा। लो बच्चों, तो इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को कि सर ट्रोफोब्लास्ट लेयर ही एंडोमेट्रियम के साथ जब क्लोज कनेक्शन बना लेती है, बोलो बच्चों कैसा कनेक्शन बना लेती है? क्लोज कनेक्शन बना लेती है। तो उस क्लोज कनेक्शन के बाद हम उसको क्या कह देते हैं बच्चों? उसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। और याद करो, ये प्लेसेंटा या ये कनेक्शन एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम है HCG। लिखो HCG, पूरा नाम ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। लिखो बच्चों, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। कोई बता सकता है ये किसका सिग्निफिकेंस है? इससे हम क्या कर सकते हैं HCG से? क्या ये किसी चीज का सिग्निफिकेंस है जिससे हम कुछ पता कर सकते हैं HCG से? सोचो, अरे अपने दिमाग के ढक्कन को खोलो और उसमें थोड़ा ऑयल डालो, तब जाकर ये काम करेंगे तुम्हारे पुर्जे। अटक गए हैं सारे के सारे, ठीक है? तो सर HCG क्या सीक्रेट करता है? तो HCG सीक्रेट करता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HCG हार्मोन। और ये बेटा प्रेग्नेंट वुमेन में कंटिन्यूअस उसके यूरिन के साथ आता रहता है, यूरिन के साथ आता रहता है। तो जब हम यूरिन टेस्ट करवाते हैं, या आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में बहुत सारे किट्स आती हैं यूरिन टेस्ट करने के लिए, जिससे हम प्रेगनेंसी का पता लगा सकते हैं कि प्रेजेंट है या नहीं है। तो वो किस वजह से होता है बच्चों? कि यदि यूरिन प्लस HCG, देखो बच्चों, यूरिन प्लस HCG अगर होता है तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। प्रेजेंट है। और अगर नहीं है तो नहीं है। तो बेटा जो यूरिन टेस्ट किया जाता है उसमें HCG का टेस्ट किया जाता है। सारे डॉक्टर्स मेंशन कर लो इस बात को कि प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए HCG टेस्ट किया जाता है किट के थ्रू, जिससे पता लगा लेते हैं कि बच्चों यूरिन है, वो प्रेगनेंसी है या नहीं है। ऑल इज क्लियर? यस, ओके। आगे चलें, एक बार थम्स अप हो जाए अगर समझ में आ गई सारी बातें, सबकी तरफ से आ जाएं, तब आगे चलते हैं। बताओ बच्चों, वेरी गुड। अब सुनो आगे की कहानी। अब सर इम्प्लांटेशन हो गया है। क्या हो गया है बच्चों? इम्प्लांटेशन हो गया है। अब इम्प्लांटेशन के बाद इसका डेवलपमेंट होगा। क्या होगा बच्चों? इसका डेवलपमेंट होगा। तो सबसे पहली एक इंपॉर्टेंट बात तो ये लिख लिया आपने, सर इम्प्लांटेशन कौन से दिन होता है? 7 डेज में। बोलो कौन से दिन में होता है बच्चों? 7 डेज, 7वें दिन होता है। कौन से दिन होता है बच्चों? 7वें दिन, 7 डेज में होता है, ठीक है। इसके बाद बच्चा यहां 9 मंथ तक रहता है। क्या कहते हैं बच्चों उसको? 9 मंथ तक रहता है। और उस पीरियड को क्या कहते हैं? कोई बता सकता है? 9 मंथ तक बच्चा जब यहां रहता है तो उस पीरियड को क्या कहा जाता है? व्हाट वी कैन से दिस पीरियड, उस पीरियड को क्या कह सकते हैं बच्चों अपन?
उस पीरियड को हम कहते हैं गैस्टेशन पीरियड। गैस्टेशन, गैस्टेशन पीरियड, लिख लो बच्चों। द पीरियड ऑफ बर्थ ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड गैस्टेशन। बिल्कुल सही है भैया, गैस्टेशन पीरियड कहेंगे अपन। अब बता सकते हो जीतू आप यहां पर कि सबसे ज्यादा गैस्टेशन पीरियड किसका होता है? चलो पूछ सकते हैं ना बच्चों, सबसे ज्यादा गैस्टेशन पीरियड किसका पाया जाता है? सबसे मैक्सिमम गैस्टेशन पीरियड किसका होता है? कौन अपने बच्चों को मैक्सिमम दिनों तक अपने शरीर में रखता है? मैमल्स में बता दो। चलो, नो आइडिया, बताओ। यस जीतू कांट, यू आर राइट। सबसे मैक्सिमम गैस्टेशन पीरियड होता है एलिफेंट का। और कितने दिन का होता है? 620 से 640 दिन का। ये लो, 620 डेज से 640 डेज तक। बताइए कब तक होता है बच्चों? 620 डेज से 640 डेज तक बच्चा वहां यूट्रस में ही रहता है और उसका वहां पे डेवलपमेंट होता है। क्लियर है के बाद? अब इसके बाद हम अगला जो प्रोसेस पढ़ेंगे उस प्रोसेस को हम पार्टूरेशन कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल को मैं अलग ले रहा हूं बच्चों, है ना। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पार्टूरेशन। तो देखो, इसके बाद देखो, अब मैं यहां जो बात कर रहा हूं बच्चों, वो बात कर रहा हूं पार्टूरेशन की। तो पार्टूरेशन क्या है? पार्टूरेशन एक प्रोसेस है, डिलीवरी प्रोसेस है। पार्टूरेशन बोलो बच्चों। पार्टूरेशन क्या है? एक डिलीवरी प्रोसेस है जिसके अंदर मदर आफ्टर गेस्टेशन पीरियड एक बच्चे को जन्म देती है। उससे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? पार्टूरेशन कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं उसको अपन? पार्टूरेशन कहते हैं। तो जो पार्टूरेशन होता है, इस पार्टूरेशन में बहुत सारे मैकेनिज्म्स काम करते हैं और डिफरेंट हार्मोन्स काम करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस डेवलप होते हैं। क्लियर है बच्चों? क्या डेवलप होते हैं? कॉन्ट्रैक्शंस डेवलप होते हैं, जो अपन देखेंगे कल की क्लास में। यहां तक का क्लियर है बच्चों? एनसीईआरटी सभी पढ़ रहे हैं ना? बताओ, क्लियर है यहां तक बच्चों? सभी को समझ में आ गई पूरी बातें यहां तक की? टुडे वी डिस्कस अबाउट इम्प्लांटेशन, नाउ वी डिस्कस टुमारो पार्टूरेशन, एंड फिर उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है बच्चों? तो पार्टूरेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम कल बात करेंगे।